प्रिय विद्यार्थियों, आइए अब शुरू करते हैं पाठ 3, आप भले तो जग भला। लेकिन उसको शुरू करने से पहले पाठ 2 का अभ्यास प्रश्न, जिसमें पर्यायवाची शब्द भाषा की बात, पेज नंबर 17 का निम्नलिखित शब्दों में पर्यायवाची शब्द, ये होमवर्क नहीं कराया गया था। निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखिए। दूसरा नंबर, फिर प्रश्नोत्तर संख्या 3, प्रश्नोत्तर संख्या 4 और प्रश्नोत्तर संख्या 5। आइए इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। राजा, रात, सोना, दिन, खुश निगाह। इनका पर्यायवाची क्या होगा? तो आप जो है यहाँ से देखकर अपने कॉपी में, फेयर कॉपी में नोट कर लीजिएगा। पर्यायवाची शब्द जो है, राजा का नरेश, सम्राट, भूपत, महीप। रात का रजनी, रजनी माने रात, निशा माने रात, निशीथ रात। और फिर सोना का पर्यायवाची हाटक, हाटक माने सोना, हाटक, कनक, हिराड़ी, पुष्कर। दिन का पर्यायवाची हो जाएगा दिवस, वासर, दिवा, वार। खुश का पर्यायवाची प्रसन्नता, हर्ष, आनंद, मग्न। निगाह का पर्यायवाची दृष्टि, नज़र, पहचान और निगरानी। ये हो गया प्रश्नोत्तर नंबर 1 के पर्यायवाची शब्द। इसमें से कम 3 पर्यायवाची आप लोगों को याद करनी है, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है राजा का, रात का, दिन का और खुश का। इसको जो है आप लोग मुख्य रूप से जरूर याद करिएगा। उसके बाद अगला प्रश्नोत्तर नंबर 2 है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखिए। तो यहाँ पर है विलोम। देखिए, उन्नत का विलोम अवनत हो जाएगा, कृतज्ञ का कृतज्ञ, बेईमान का ईमानदार, अमीर का गरीब, अच्छा का बुरा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर नंबर 3। प्रश्नोत्तर नंबर 3 में देखिए जो है यहाँ पर है, अगर आप लोग नहीं किए हैं तो कर लेंगे। निम्नलिखित पंक्तियों में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। पेन के बाद कामा, पेंसिल और रबर लिखने के साधन है पूर्ण विराम। क्या यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह, आपके विद्यालय में कंप्यूटर है पूर्ण विराम। वाह, यहाँ पे विस्मयादिबोधक चिन्ह, कितने सुंदर फूल खिले हैं पूर्ण विराम। गुरु शिष्य दोनों के बीच में चिन्ह लगाइए इस ढंग से, गुरु शिष्य विद्यालय की शोभा है पूर्ण विराम। उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 4 है, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे हार, हार का अर्थ एक गले में पहने जाने वाला, और दूसरा जो है हार का अर्थ पराजय होता है। दिए गए अनेकार्थी शब्दों के अर्थ लिखकर उनका वाक्य प्रयोग कीजिए। अब कर का क्या होता है? कर का एक हाथ होता है और एक टैक्स। मन का एक हृदय और एक जो है तौलने के अर्थ में जो है होता है। सोना का एक क्रिया होती है सोना, जैसे मोहन सोने जा रहा है, और एक सोना धातु होती है। दूसरा पत्र का, एक पेड़ के जो पौधों पे पत्र उगते हैं, पत्र है, पत्ता जिसे कहते हैं, उसका पत्र का वो पत्ता हो जाएगा। और एक पत्र जो है, जैसे मोहन सोहन को पत्र लिखता है, ये हो जाएगा। अब यहाँ से आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे दिया गया है, कर का एक अर्थ हो जाएगा टैक्स, एक हाथ। तो इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, महापुरुषों का हाथ घुटने तक होता है। और टैक्स का जो है अब आप लोग वाक्य प्रयोग करेंगे। दूसरा, मन का एक होता है हृदय, एक तोल की इकाई, जैसे उसने मुझे 2 मन गेहूँ दिया। अब हृदय, जैसे सोहन का हृदय या सोहन का मन बहुत अच्छा है। तीसरा देखते हैं सोना। सोना एक धातु है और एक जो है सोना क्रिया होती है, जैसे मोहन सोने गया है या मोहन सोने के लिए गया है। और जैसे धातु के अर्थ में कैसे करेंगे? जैसे स्त्रियों को सोना बहुत पसंद है। पत्र का अर्थ एक हो जाएगा पत्ता और एक चिट्ठी, जैसे मुझे तुम्हारा पत्र मिला। अब जो है पत्ता कैसे है, इसका आप लोग वाक्य प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए जो है,
पिछले पाठ में अब आपने विशेषण के बारे में पढ़ा है। बताया गया था निम्नलिखित पंक्तियों में आए हुए विशेषणों को रेखांकित कीजिए। अब पहले एक बार पुनः आप लोग देख लीजिए, विशेषण कहते किसे? जो किसी की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, और जिसके बारे में बताया जाए उसे विशेष कहते हैं। जैसे अगर हम लिख दिए काली भैंस, तो बताइए जो है किसकी विशेषता बताई जा रही है? भैंस की। किसकी विशेषता? भैंस की। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष होता है। तो भैंस क्या हो गया? विशेष, और काली क्या है? विशेषण हो गया। अब आइए यहाँ पर देखते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 5। पिछले पाठों में आपने विशेषण पंक्तियों में आए हुए विशेषणों को रेखांकित किया। जैसे बढ़िया नौकरी से छुड़ा कर लाया हूँ। किस नौकरी से? बढ़िया नौकरी से। विशेषता किसकी बताई जा रही? नौकरी की। किस प्रकार की नौकरी थी? बढ़िया। तो बढ़िया क्या हो गया? विशेषण। इसमें बढ़िया क्या हो गया? विशेषण। दूसरा देखिए, दफ्तर सचमुच शाही दफ्तर हो गया है। दफ्तर कैसा हो गया है? शाही हो गया है। तो यहाँ पर विशेषण क्या हो गया? शाही। यहाँ पर विशेषण क्या हो गया? शाही। दूसरा, उन्होंने तेज आवाज में पूछा। उन्होंने पूछा कैसी आवाज में? तेज आवाज में। आवाज की विशेषता क्या थी? तेज। यहाँ पर विशेषण क्या हो जाएगा? तेज। उसने राजा को रद्दी लिफाफों की कहानी सुनाई। उसने राजा को कहानी सुनाई कैसे लिफाफों की? रद्दी लिफाफों की। लिफाफा की विशेषता क्या थी? रद्दी था। तो रद्दी क्या हो गया? विशेषण हो गया। सभी मंत्री महल के एक बड़े से कमरे में आ गए। सभी मंत्री किस में आ गए? कमरे में। कैसे कमरे में? बड़े से कमरे में। तो बड़ा क्या हो गया? विशेषण। अगला देखिए, सभी मंत्री बहुत लज्जित हुए। सभी मंत्री लज्जित हुए। कैसे लज्जित हुए? बहुत लज्जित हुए। सभी मंत्री हुए लज्जित। तो लज्जित क्या हो गया? विशेषण हो गया। लज्जित क्या हो गया? इसमें विशेषण हो गया। अब आइए शुरू करते हैं। अभी विशेषण जो है, जब आप लोगों को ग्रामर पढ़ाया जाएगा वहाँ पे विस्तृत रूप से अच्छे ढंग से और विशेषण समझाया जाएगा। अब आइए शुरू करते हैं पाठ 3। पाठ 3 जो है हो जाएगा आपका, देखिए, आप भले तो जग भला। इसका संदर्भ देखिए जो है, संदर्भ हेडिंग डाल लेंगे, उसमें लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अक्षरा के आप भले तो जग भला। आप लोग बेटा गलती यहाँ करते हैं। देखिए, पुस्तक का नाम सिंगल इन्वर्टेड कामा में नीचे अंडरलाइन, पाठ का नाम सिंगल इन्वर्टेड कामा में नीचे अंडरलाइन, लेखक का नाम सिंगल इन्वर्टेड कामा में नीचे अंडरलाइन करिएगा। अब देखिए, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अक्षरा के आप भले तो जग भला नामक पाठ से उद्धृत है। इसके रचयिता श्रीमन नारायण जी हैं, और पाठ का नाम क्या है? आप भले तो जग भला। अर्थात अगर आप अच्छे हैं तो संसार भी अच्छा रहेगा। अर्थात व्यक्ति जैसा होता है संसार में उसको लोग वैसा ही दिखाई देते हैं। प्रसंग इसका हो जाएगा, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने बताया है कि हम दूसरों के साथ जैसा व्यवहार करते हैं वैसा ही व्यवहार हमारे साथ होता है। अब जो है इसका जो है सारांश एक बार आप लोग सुन लीजिए। जो है इस कहानी का महत्वपूर्ण सारांश क्या है? प्रस्तुत कहानी में एक विशाल, देखिए, एक विशाल प्रस्तुत कहानी में लेखक बताता है कि एक बहुत ही विशाल कांच का महल रहता है। उसमें एक कुत्ता घुस आया, अर्थात अंदर चला आया, और अंदर आते ही वह अपने चारों तरफ शीशा लगा होने की वजह से अपने उसकी ही प्रतिच्छाया चारों तरफ दिखाई देने लगी, जिसके कारण वह उसको देखकर अपना रोब उसके ऊपर जमाने के लिए, उसके ऊपर मतलब अन्य कुत्तों के ऊपर, वह ये सोचता है कि और सभी कुत्ते जैसे हम देख रहे वैसे देख रहे हैं, तो वह अपना रोब जमाने के लिए
खूब तेजी तेजी से भौंकने लगा। और जब भौंकता है तो और कुत्ते जो है वो भी उसकी प्रतिध्वनि उसको सुनाई देती है, तो वो भी भौंकने लगते हैं। तो वह भौंकते भौंकते अंत में गस खाकर गिर गया। उसी प्रकार गस खाकर गिर जाता है, और जैसे ही गिरता है तो कुछ देर बाद एक अन्य कुत्ता वहाँ पर आता है, दूसरा कुत्ता आता है। वह प्रसन्नता से चारों तरफ अपनी प्रतिछाया देखकर वह प्रसन्नता से उछलता है, उड़ता है, और अपनी छाया से खुश होकर, अपनी छाया से अर्थात अन्य कुत्तों को देखकर जो उसकी छाया दिखाई दे रहे थे, खुश होकर फिर पूंछ हिलाते हुए आगे निकल जाता है। लेखक कहता है कि दुनिया भी उसी कांच के महल के समान है। जो व्यक्ति जिस व्यक्ति का जैसा आचरण होता है, अर्थात जिस व्यक्ति का जैसा स्वभाव होता है, उसको सामने वाला व्यक्ति भी उसी प्रकार का दिखाई देता है। जैसे कबीरदास भी लिखे हैं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। कबीरदास को बुरा व्यक्ति क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि जो अच्छा रहता है उसको सामने वाला भी अच्छा दिखाई देता है, जिस प्रकार से ये कुत्ता था दूसरा वाला। आगे देखिए, कहते हैं, आप भले तो जग भला, अगर आप हंसेंगे तो दुनिया आपके साथ हंसेगी, परंतु आपके साथ रोएगी कभी नहीं। अमेरिकन राष्ट्रपति लिंकन की सफलता का रहस्य यह था कि उन्होंने दूसरों की अनावश्यक नुक्ताचीनी अर्थात दूसरों की कमी से कभी भी अपने दिल को नहीं दिखाया, या दूसरों की कमी करके किसी को दिल नहीं दिखाया। हमें दूसरों के दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करना चाहिए। शहद की एक बूंद ज़्यादा मक्खियों को आकर्षित करती है बजाय एक सेर जहर के। इसका तात्पर्य यह हुआ कि अगर आप प्रिय बाणी बोलते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने तरफ अट्रैक्टिव करते हैं, आकर्षित करेंगे। लेकिन अगर आप कट बोलेंगे, आप शब्द बोलेंगे, तो आपके साथ कोई भी बच्चा बैठना नहीं पसंद करेगा। लेकिन अगर आप सभी बच्चों से प्रेम से मिलेंगे, अपने सहपाठियों से प्रेम से मिलेंगे, तो सभी बच्चे आपसे प्रेम करेंगे और आपके साथ बैठना पसंद करेंगे। मनुष्य को, लेखक आगे का उसी प्रकार मनुष्य को व्यवहार कुशल होना चाहिए। जानवर भी प्रेम की भाषा समझते हैं और अनुकूल प्रतिक्रिया करते हैं। यही इस पाठ का मुख्य उद्देश्य था कि आप जैसा व्यवहार करेंगे वैसा आपके साथ होगा। लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे इम्पॉर्टेंट जो है गद्य आपका जो है, जो अक्सर पूछा जाता है। प्रथम देखिए, एक विशाल कांच के महल में ना जाने किधर से एक भटका हुआ कुत्ता आया। देखिए, कुत्ता घुस आया। हजारों कांचों के टुकड़ों में अपनी शक्ल देखकर वह चौंका। उसने जिधर नजर डाली उधर ही हजारों कुत्ते दिखाई दिए। उसने समझा कि ये सब उस पर टूट पड़ेंगे और उसे मार डालेंगे। अपनी शान दिखाने के लिए वह भौंकने लगा। उसे सभी कुत्ते भौंकते हुए दिखाई पड़े। उसकी आवाज़ की ही प्रतिध्वनि उसके कानों में जोर जोर से आती। उसका दिल धड़कने लगा। वह और जोर से भौंका। सब कुत्ते भी और जोर से भौंकते दिखाई दिए। आखिर वह उन कुत्तों पर झपटा, वे भी उस पर झपटे। बेचारा जोर जोर से उछला, कूदा, भौंका और चिल्लाया। अंत में गस खाकर गिर गया। इस पाठ का संदर्भ प्रसंग वही रहेगा। व्याख्या में लिखेंगे, लेखक कहता है कि यह संपूर्ण संसार एक कांच के महल जैसा है। जिस प्रकार से कांच के महल में अपना रूप अर्थात चेहरा साफ साफ दिखाई देता है, जिस प्रकार से वो कुत्ता कांच के महल में आता है और उसको अपनी प्रतिच्छाया चारों तरफ दिखाई देती है, उसी प्रकार से मनुष्य भी एक कांच रूपी महल के संसार में आता है
और वह जैसा आचरण करता है या उसका जैसा व्यवहार होता है उसको पूरा संसार ही उसी प्रकार का दिखाई देता है। चौका, उसने जिधर, जो व्यक्ति अपनी शक्ल देखकर वह चौका, उसने जिधर नजर डाली उधर ही हजारों कुत्ते दिखाई दिए। उसने समझा कि ये सब उस पर टूट पड़ेंगे। यदि व्यक्ति, आगे लिखेंगे, यदि व्यक्ति बुरा आचरण वाला होता है तो उसको सामने वाला बुरा दिखाई देता है। जिस प्रकार से कुत्ता जब अपने चारों तरफ उन कुत्तों को देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि यह कुत्ते उसको मार डालेंगे या उसके ऊपर कूद जाएंगे। उसी प्रकार से यदि बुरा आचरण वाला व्यक्ति रहता है तो उसे ये लगता है कि सामने वाला व्यक्ति हमारा नुकसान ही करेगा, अपनी शान। इसलिए वह अब उसके ऊपर अपना रौब दिखाने के लिए उसके पहले ही जो है उसके ऊपर भौंकने लगता है, अर्थात उससे कड़ाई से पेश आता है। आगे देखिए, उसकी आवाज़ की ही प्रतिध्वनि उसके कानों में जोर जोर से आती है, जिसका परिणाम यह होता है कि वह उसकी अर्थात सामने वाले की नुक्ताचीनी करते करते अंत में थक जाता है और उसी कुत्ते के समान जो है गस खाकर गिर जाता है। ये आपका जो है इसकी व्याख्या हो जाएगी। अब जो है ये पैराग्राफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। अब देखेंगे अभ्यास प्रस्तुत पाठ में। देखिए, आप बोलिए पेज नंबर 21। पेज नंबर 21 में प्रश्नोत्तर नंबर 2। गांधी जी ने अपने आश्रम को प्रयोगशाला क्यों कहा? आपकी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? इस प्रश्न का अब्राहम लिंकन ने क्या जवाब दिया? तो इसका उत्तर हो जाएगा, अब्राहम लिंकन ने जवाब दिया कि मैं दूसरों की अनावश्यक नुक्ताचीनी कर उनका दिल कभी नहीं दुखाता हूँ। दूसरा, गांधी जी ने अपने आश्रम को प्रयोगशाला क्यों कहा? तो इसका उत्तर हो जाएगा, गांधी जी ने अपने आश्रम को प्रयोगशाला इसलिए कहा क्योंकि उनके आश्रम में केवल सैद्धांतिक बातें नहीं होती थी बल्कि व्यवहारिक प्रयोग भी होते रहते थे, जिसमें उनकी अहिंसात्मक प्रवृत्ति बहुत उपयोगी थी। यही कारण था कि गांधी जी ने अपने आश्रम को प्रयोगशाला कहा। पाठ के शीर्षक आप भले तो जग भला का क्या आशय है? इसका अर्थ होगा, पाठ के शीर्षक इसका अर्थ होगा, आप भले तो जग भला का अर्थ है कि जो व्यक्ति जैसा व्यवहार करता है वो उसके साथ भी वैसा ही व्यवहार होता है। नीचे दी गई पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। प्रश्नोत्तर संख्या 2 और 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दूसरा और तीसरा। चौथा देखिए, नीचे दिए गए पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। दुनिया कांच के महल जैसी है, अपने स्वभाव की छाया ही उस पर पड़ती है। जिस प्रकार दर्पण में वास्तविक रूप दिखाई देता है उसी प्रकार किसी को अपने व्यवहार का ही प्रतिफल प्राप्त होता है। इसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 5 देखिए। ये सब उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है। प्रश्नोत्तर संख्या 5 देखिए। प्रश्नों के उत्तर के रूप 4 विकल्प दिए गए। सही विकल्प पर सही प्रश्न चिन्ह लगाइए। लोग आपसे प्रेम और नम्रता का बर्ताव करेंगे जब आप लोगों के दोष ना देखकर उनके गुणों की ओर ध्यान देंगे। सही। बापू के किस गुण के कारण लोग उनकी ओर आकृष्ट होते हैं? किस गुण के कारण आकृष्ट होते हैं? अनुशासन। अगला देखिए, भाषा की बात। नीचे दिए गए मुहावरों का अर्थ स्पष्ट करते हुए उनको वाक्य प्रयोग कीजिए। टूट पड़ना अर्थात हमला करना, दुम हिलाना अर्थात खुशामद करना, दिल दुखाना का अर्थ क्या होगा? कष्ट पहुंचाना। नुक्ताचीनी करना, इसका अर्थ हो दोष निकालना। आग बबूला होना अर्थात नाराज होना। उसके बाद है चुटकी लेना। उसके बाद चुटकी लेना का अर्थ होगा मजाक करना या विनोद करना। दिमाग चढ़ना का अर्थ होगा घमंड करना।
अब इसका वाक्य प्रयोग जैसा आप लोगों को बताया गया अभी आप वाक्य प्रयोग आप लोग करेंगे। अगला देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 2। आप तो बड़े समझदार हैं। साधारण वाक्य। शायद कुछ लोगों का ख्याल है कि ईश्वर ने उन्हें लोगों को सुधारने के लिए भेजा है। मिश्र वाक्य। वह प्रसन्नता से उछला कूदा, अपनी ही छाया से खेला, खुश और फिर पूछ हिलाता हुआ बाहर चला गया। संयुक्त। साधारण वाक्य कहते किसे जब कोई वाक्य बिना किसी दूसरे वाक्य की सहायता लिए बिना अपने में पूर्ण होता है तो उसे साधारण वाक्य कहते हैं। और मिश्र वाक्य उसे कहते हैं जब प्रथम वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित होता है। संयुक्त वाक्य उसे कहते हैं जब प्रथम वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित होता है तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। और आगे जो है विस्तृत रूप से व्याकरण पोर्शन में ये आपको जो है बताया जाएगा। यहाँ तो यह अशिष्टता है। प्रश्नोत्तर नंबर 3। यह तो बड़ी अशिष्टता होगी। इस वाक्य में अशिष्टता शब्द भाववाचक संज्ञा के शब्दों के अंत में ता, पा, पन, पा, हट, वट, त्वा, आस प्रत्यय जुड़े रहते हैं। में आए हुए अन्य भाववाचक संज्ञा शब्दों को छांटकर लिखिए। ये इम्पॉर्टेंट उतना नहीं है। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना। ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है जिसका अर्थ बोलना या कहना। अब देखिए आप लोग भाषा की बात में प्रश्नोत्तर नंबर 1, 2 नहीं, प्रश्नोत्तर नंबर 1 करना है आपको। उसके बाद प्रश्नोत्तर नंबर 5 में पहला दूसरा ये करना है। फिर आगे प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4 ये जो है आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब जो है अगला वीडियो जो है अगला पार्ट जो है नीति की दोहे कल बताया जाएगा।